टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हम हेलो अल्केन के अंदर से हेलोजन को किसी दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं, जिसमें हमने अल्कोहल भी बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया, ईथर भी बनाया, ईस्टर भी बनाया, हमने उसके अंदर हाइयर एल्काइन भी बनाई, एसिड अमाइड बनाया, एमाइन बनाया, उसके अंदर साइनाइड बनाया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन बनाए उसके अंदर। तो बहुत सारी रिएक्शन पड़ी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इनका मैकेनिज्म दो तरह से प्रोसीड करता है। मतलब या फिर ये लगा लो कि जो इनका मैकेनिज्म है वो दो तरह का होता है। तो फर्स्ट बात करेंगे भी, फर्स्ट मैकेनिज्म बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, जिसे हम SN2 से दिखाते हैं। S के पैरों में N की पावर 2। जो ये 2 है ये बाइमोलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करता है। इस मैकेनिज्म में है क्या, जो न्यूक्लियोफाइल है, मैंने दोनों से रिप्रेजेंट कर दिया। न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर वाला भी होता है, या फिर जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसे भी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फिर मैंने ले लिया अल्काइल हैलाइड, CH3X अल्काइल हैलाइड। तो ये जो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन पर अटैक करेगा और हेलोजन के अपोजिट साइड से अटैक करेगा। रीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, हैलाइड भी नेगेटिव है। इधर से आएगा तो हैलाइड उसको रिपेल करेगा। क्या होता है देखो, न्यूक्लियोफाइल प्लस में CH3X, न्यूक्लियोफाइल जो है X को रिप्लेस करता है। CH3 न्यूक्लियोफाइल प्लस में X। अब इसमें रिप्लेस करने का मतलब क्या है कि कार्बन से हैलाइड निकलेगा और उसी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा उसकी जगह पे। तो ये अटैक या रिएक्शन कहां से प्रोसीड होती है बायोमोलिकुलर में, जहां से हैलाइड अपोजिट फ्रॉम द हैलाइड टू अवॉइड द रिपल्सन, रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए। और न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनानी शुरू कर देगा और हैलाइड के साथ बॉन्डिंग तोड़नी स्टार्ट कर देगा। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसे।
जिसमें हैलाइड के साथ बॉन्डिंग टूटती हुई दिखाई दे रही है और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और एट लास्ट न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ लग जाएगा और हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। देखो, इसमें दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली कि जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इस हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। ज्यादा रिएक्टिव होगा तभी तो हैलाइड को रिप्लेस करेगा वो। अगर कम रिएक्टिव हुआ ना फिर वो हैलाइड को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब कि हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वही जल्दी रिएक्शन करता है, वही फास्ट रिएक्शन करता है, वही पहले रिएक्शन करता है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है इसके अंदर हैलाइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या फिर लोन पेयर वाले, उन्हें हम बेस कहते हैं, लेविस बेस। तो मतलब कि यहां पर एक बेस को बेस रिप्लेस कर रहा है, तो आने वाला बेस जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज कंपेयर टू हैलाइड, तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आने वाला जो बेस है, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो ये ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब इसको बायमोलिक्यूलर क्यों कहते हैं? देखो, पहली बात, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी। आपको दो दिख रहे हैं स्टेप, एक ये और एक ये मैंने समझाने के लिए बनाए हैं। ये कोई इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट है जो हाईली अनस्टेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की आपको 5 बॉन्डिंग दिखाई दे रही होगी। तो ये अनस्टेबल होती है, इसीलिए ये मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करती। ये समझाने के लिए बीच में बनाई है। ये सारी रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। तो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक लगा लो या प्रॉपर्टी लगा लो इसकी। पहला पॉइंट ये है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। कई बार डिफरेंस भी आता है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो SN2 जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अभी बाद में जब कराऊंगा ना, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब डिफरेंस पूछूंगा आपसे कि SN2 जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, इसके अंदर 2 रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पे CH3 को R लिख दिया। तो एक ये और एक ये, तो ऑर्डर कितना हो गया इस रिएक्शन का? 2 हो गया। केमिकल काइनेटिक यूनिट में पढ़ा हमने। तो इसी 2 ऑर्डर की वजह से इसको बाइमोलिक्यूलर कहते हैं। 2 ऑर्डर की वजह से इसको बाइमोलिक्यूलर कहते हैं। तीसरी बात कि इसमें आपको ये देखो, रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन इस साइड थे और प्रोडक्ट में ये 3 हाइड्रोजन दूसरी साइड चले गए। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये उल्टी हो गई। जैसे आंधी तूफान में छाता लेके बाहर जाते हैं तो कई बार तूफान की वजह से छाता उड़ जाता है, तो उसको उसके साथ कंपेयर किया गया है कि जैसे अम्ब्रेला जो है इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो गई। इसको अम्ब्रेले की तरह ही ले रखे, देखो छतरी हो गई, ये उसका पकड़ने वाला हैंडल हो गया, ठीक है, और ये उल्टी हो गई। उसके बाद क्या है इसमें, इसे वेल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। वेल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि जब न्यूक्लियोफाइल हेलो अल्केन के साथ अटैच होता है तो जो यहाँ पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन या जो भी लगा हुआ है वो इन्वर्टेड, उनकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाती है।
तो इसे वेल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। उसके बाद भी इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। हेलोअल्केन की बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, ये ज़्यादा जरूरी है भी, इसी में से क्वेश्चन बनता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोअल्केन टुवर्ड SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी हेलोअल्केन, फिर सेकेंडरी हेलोअल्केन, फिर टर्सरी हेलोअल्केन। पहले रीजन समझ लो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन देखो इसके। अब जो ये मैंने हेलोअल्केन लिया है यहाँ पे, ये प्राइमरी लिया है जानबूझ के, क्योंकि प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव। मान लो अगर मैं यहाँ पर टर्सरी लेता हूँ तो मतलब कि इस कार्बन की लिंकेज 3 कार्बन के साथ, मतलब तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या आएंगे, अल्काइल ग्रुप आएंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने सबसे छोटे अल्काइल ग्रुप ले लिए CH3, तीनों H की जगह CH3 लगा दिए। तो ये बन गया टर्सरी। तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। रीजन क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना है, अप्रोच करना है इस कार्बन को, इसके पास जाना है। इधर से तो जा नहीं सकता क्योंकि हैलाइड आ गया, रिपल्सन होगी, तो अपोजिट साइड से जाएगा ही। अपोजिट साइड में हो गई भीड़, जा ही नहीं सकता इसके पास ही। तो भीड़ को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्सरी हेलोअल्केन जो है वो SN2 रिएक्शन की तरफ क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव। मीनिंग समझ में आ गया। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि रोकना किसी चीज को। अब ये जो 3 अल्काइल ग्रुप लग रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोफाइल के सेंटर वाले कार्बन तक अप्रोच करने में रोकेंगे इसको, क्योंकि भीड़ हो गई, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जब तक इस सेंटर वाले कार्बन को अप्रोच नहीं करेगा तब तक ये हैलाइड को निकालेगा नहीं अपने अंदर से, तब तक ये रिएक्शन ही पॉसिबल होगी। तो इसलिए प्राइमरी हेलोअल्केन ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी कम है और टर्सरी सबसे कम। इतना क्लियर हुआ सभी? सिंपल है, टर्सरी हेलोअल्केन है। न्यूक्लियोफाइल जब तक इस सेंटर वाले कार्बन पहुंचेगा तभी तो हैलाइड को निकालेगा अपने अंदर से बाहर ये, ठीक है। अब ये जो 3 अल्काइल ग्रुप है, इन्होंने क्या किया, रास्ता ब्लॉक कर लिया। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जाएगा, सेंटर वाले कार्बन पर जा ही नहीं सकता, इधर से तो जा ही नहीं सकता क्योंकि हैलाइड आ गया। ये रिपेल करेगा इसको, हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को। तभी तो पहली बात ये बोल रही है कि SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन पर वहां से अप्रोच करेगा जहां से हैलाइड अपोजिट पड़ता हो, ताकि रिपल्सन को अवॉइड किया जा सके। इसलिए प्राइमरी वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सेकेंडरी वाले में ज़्यादा होता है, कम रिएक्टिव हो जाएगा। टर्सरी वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये SN2 रिएक्शन की तरफ सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आता है कुछ ऐसे, पहला कंपाउंड ऐसे दे दिया, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं इसे। दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिया इन्होंने, और तीसरा कंपाउंड ये दे दिया। पूछ लिया कि इनमें से SN2 रिएक्शन की तरफ ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का पता है मेरे को कि प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो प्राइमरी देखना है इसमें से कौन है। अब देखो जहां बैंड है वहां कार्बन है, कार्बन कार्बन लगा लो, समझ आ जाएगा। ये हो गया प्राइमरी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी हो गया। अब ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी सेकेंडरी। और ये यहाँ पर ये कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, टर्सरी।
तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादातर या तो नाम से देते हैं कि 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन में से SN2 रिएक्शन की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो हमें स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, ये देखना आना चाहिए कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। तो प्राइमरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, घुमा के दे देते हैं, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ही दे देते हैं कि एक में क्लोरीन लगा दिया, एक में ब्रोमीन लगा दिया, एक में आयोडीन लगा दिया, है सारे प्राइमरी। तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे प्राइमरी हैं, इनमें तो मुझे बताया हुआ है कि प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी कम, टर्सरी कम और कम। तो ये सारे प्राइमरी है, लेकिन एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन। तो आपको पता है अभी आयोडीन सबसे वीक कौन बनाएगा? तो आयोडीन बेटर लीविंग ग्रुप है, तो आयोडीन वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। SN2 रिएक्शन की तरफ लगा लो या SN1 की तरफ लगा लो। तो ये बायोमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है जो सिंगल एक ही स्टेप में प्रोसीड करता है, जिसका ऑर्डर 2 है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। ये मोनोमोलिक्यूलर देखो, मोनोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको रिप्रेजेंट करेंगे SN1 से SN1 अब इस रिएक्शन में देखो, समझो इसको, ये 2 स्टेप में प्रोसीड करती है। अभी मैकेनिज्म प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है, अभी ध्यान से समझो। मैकेनिज्म प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है स्टेप फर्स्ट, इसमें हैलाइड निकलेगा बाहर। हैलाइड की जगह न्यूक्लियोफाइल लगता है ना, उसमें क्या था कि न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे कार्बन के नजदीक जा रहा है, हैलाइड बाहर चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव है, तो इसलिए वो अपने अंदर से हैलाइड को धक्का देता रहेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल उसके पास आता रहेगा, हैलाइड उससे बाहर जाता रहेगा। तो वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई रिएक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें जो है पहले न्यूक्लियोफाइल मतलब पहले हैलाइड बाहर निकलेगा इसमें, जैसे कि CR, ये मैंने टर्सरी ले लिया। तो अगर मैंने इसमें टर्सरी लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव है इसके अंदर। तो एग्जांपल भी उसी हिसाब से लेना है। SN2 में प्राइमरी का एग्जांपल लेना है, SN2 में प्राइमरी का एग्जांपल लेना है, SN1 में टर्सरी का लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हैलाइड रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ हैलाइड। और जैसे ही हैलाइड रिमूव होगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बन गया कार्बोकटाइन। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, डेट इज कार्बोकटाइन। इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी टेट्राहाइड्रल से कैसी हो गई बताओ? ट्रायंगुलर हो गई। ट्रायंगुलर होगी, पिरामिडल नहीं होगी, ट्रायंगुलर हो जाएगी। टर्सरी कार्बोकटाइन, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकटाइन। तो एक डिफरेंस और पता लग गया कि SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें कार्बोकटाइन बनता है, बीच में कार्बोकटाइन बनेगा।
रिमूवल ऑफ हैलाइड। उसके बाद स्टेप 2, अब न्यूक्लियोफाइल कई मर्जी से अटैक करे, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अब रिपल्सन करने वाला हैलाइड है ही नहीं। बात समझ में आती, मतलब दोबारा से वैसी ओरिएंटेशन बन जाएगी, उसमें तो इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इसमें नहीं बनती। ठीक है, ये आपके +2 क्लास के बेस पे बता रहा हूँ मैं, जबकि इसमें क्या होता क्या है मेन, देखो इसके अंदर है क्या, स्टडी किया गया, देखा गया कि जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रिएक्टेंट जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे न्यूक्लियोफाइल को डर था हैलाइड से वो तो निकल चुका है पहले, तो अब न्यूक्लियोफाइल को कोई डर नहीं है, कई मर्जी से अटैक करे, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से ही अटैक करता है ज्यादातर। रीजन क्या है कि हैलाइड निकाल तो दिया, लेकिन वो निकल के ऐसा नहीं है कहीं और चला गया, आसपास ही मंडरा रहा है उसके, न्यूक्लियोफाइल को फिर भी डर लग रहा है उससे, तो मतलब कि जहां हैलाइड था उधर से तो कम न्यूक्लियोफाइल लगेंगे, अपोजिट साइड से ज्यादा लगेंगे। तो ये इस बात का पता तब चला था जब इस प्रोडक्ट को एनालाइज किया गया, देखा गया कि ये जो है सेम बना है या अपोजिट बना है, तो दोनों बढ़ रहे थे, मिक्सचर में दोनों थे, सेम भी और अपोजिट भी, मतलब जैसे SN2 की कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट बनता है वैसे भी, और जो जैसे मैंने अब बनाया वैसे भी। तो फिर जाके मतलब कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो हैलाइड आयन है वो निकल तो गया, लेकिन वो कहीं और नहीं गया, आसपास ही है, इसलिए इसके अंदर जो है प्रोडक्ट जो है मतलब कि इन्वर्जन से भी बन रहा है, इन्वर्जन से बढ़ने का रीज़न यही है। ठीक है, और अभी इसको ना जो अभी मैंने बात बताई है इसको हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो दोनों तरीके से बनता है, इन्वर्जन से भी और सेम से। एक ना रैकोनिक मिक्सचर आएगा तो वहाँ इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, इसको दोबारा बताऊंगा फिर वहाँ पे आपको। तो मोनोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप में प्रोसीड करता है। पहले स्टेप में कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है, हैलाइड आयन रिमूव होता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो देखा गया कि न्यूक्लियोफाइल जो है अपोजिट साइड से भी अटैक कर रहा है और उधर से भी अटैक कर रहा है जहाँ से हैलाइड लगा हुआ है। जिन न्यूक्लियोफाइल में हिम्मत थी वो तो उसी साइड से अटैक कर गए जहाँ से हैलाइड निकला था, जो डरपोक थे वो पीछे से अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो दोनों तरीके से बनेगा, और इसके अंदर प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होता है हेलोअल्केन, सेकेंडरी ज़्यादा और टर्शरी सबसे ज़्यादा। रीज़न क्या है? कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का है, एक्सप्लेन किया हुआ है पहले कि टर्शरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या रीज़न है? देखो, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो इस पॉजिटिव को चाहिए नेगेटिव, तो तीनों तरफ से नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, EDG। तो ये तीनों तरफ से सेंटर वाले कार्बन को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो जिसकी वजह से ये कार्बोकटाइन थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी गेन कर रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसलिए टर्शरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है अभी, और फिर जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही तो ज़्यादा बढ़ेगा, पहले वही बढ़ेगा। तो टर्शरी कार्बोकटाइन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, भी समझ में आ गया। और इसका क्वेश्चन भी वैसे आता भी जैसे मैंने बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी 3-4 दे देंगे और पूछ लेंगे कि SN1 मैकेनिज्म की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव हो। क्लियर हुआ भी सभी? हाँ जी, आगे समझ